गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में 7 पेपर्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं। 3 पेपर मैंने कहा था और कवर कर लेंगे, तो 10 पेपर सॉल्व करने से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि जो हमने पढ़ा है और पेपर किस लाइन पर रहता है, कि जो हमारी अप्रोच रही है पेपर उसी लाइन पर है कि नहीं। इसके बाद के जो पेपर हैं आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। 10 पेपर हम लाइव सेशन में कवर कर दे रहे हैं, 7 हो गए हैं, 3 पेपर हम आज और कवर करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो हमने बात की थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आज लास्ट है हमारा। जो आरआरबी के पेपर हम लगा रहे थे, 7 पेपर कर लिए हैं, 3 हम आज डिस्कस करेंगे। कल से फिर हम करंट अफेयर के नए टॉपिक जो हैं वो डिस्कशन हमारा होगा। जीके करंट अफेयर में तो कुछ टॉपिक रह गए थे वॉर के और नए टॉपिक्स, कल से हमारा वो डिस्कशन रहेगा। तो पेपर नंबर आपके फोल्डर में 7 नंबर, 9, 10 आज जो हमारा डिस्कशन होगा टेस्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 7, 9 और 10। तो स्टार्टिंग के 6 पेपर और 8 नंबर। आवाज नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है क्या? उद्धव कदम कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। ओके। तो स्टार्टिंग के 6 पेपर हमने कवर कर लिए हैं अभी तक, और 8 नंबर पेपर भी कर लिया है। 7, 9 तो क्वेश्चन पेपर 7 नंबर, 9 नंबर और 10। तो आरआरबी के 10 पेपर हमारे डिस्कस हो जाएंगे। 2019 में जो पेपर हुए थे, इतना काफ़ी होगा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमने पढ़ा है किस तरह के पेपर आते हैं, उससे काफ़ी आइडिया आपको लग जाएगा। जो बाकी पेपर है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पर पेपर आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की। लाइव क्लास में तो 10 पेपर तक मैंने सॉल्व करा रहा हूँ मैं, और पेपर अपने आप लेवल पे सॉल्व करते जाइएगा। पेपर बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका लेवल मैच कर जाए एग्जाम से। जो पेपर आप देने जा रहे हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन किस तरह के आए और आप अप्लाई कर पाए कि नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह समझ आई कि नहीं। क्वेश्चन डिस्कशन जो हमको करना था उसका आज लास्ट सेशन हम ये कर रहे हैं। कल से फिर हमारा कल 29 हो जाएगी। कल से फिर हमारा टॉपिक डिस्कशन जीके एंड करंट अफेयर में जो थोड़ा बहुत एरिया रह गया था, कल परसों हमारा वो टॉपिक चलेगा। कल और परसों हमारा टॉपिक होगा जीके करंट अफेयर में थोड़ा बहुत एरिया जो रह गया था। कुछ वॉर के टॉपिक थे और नए टॉपिक जो रह गए थे थोड़े बहुत, बच्चा खुचा जो रह गया था। 2 सेशन हम कल परसों वो करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर पेपर ये है, अभी हम 7 नंबर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 2019 का ही है। ये सवाल बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वेज कैन रेजिस्टेंस बी कंबाइंड। रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के 2 तरीके कौन से हमारे पास? सभी लोग बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के 2 तरीके हमारे पास क्या हैं? एक सेकंड, उद्धव को आवाज नहीं आ रही है, मैसेज डाल देते हैं इनको। ओके। तो 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज कनेक्शन हो सकता है और पैरेलल। 2 तरह का कनेक्शन हो सकता है, सीरीज कनेक्शन है और एक पैरेलल कनेक्शन। 2 तरह से कनेक्ट किया जाता है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। बिल्कुल ठीक है।
कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम मैंने आपको बताया था खेले जाते हैं उन कंट्रीज के बीच जो पहले कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम खेले जाते हैं उन कंट्रीज के बीच में जो पहले कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे। दो कंट्री ऐसे हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थे तो भी कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सवाल ये है, सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कहां पर कराए गए थे? कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बेसिकली मैंने आपको बताया, कॉमनवेल्थ गेम उन कंट्रीज के बीच में है मेनली जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे पहले कभी, उनके बीच में खेले जाते हैं। दो कंट्री ऐसे थे जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थे, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? हालांकि अभी आपको इसमें ध्यान रखना लेटेस्ट वाला कहाँ हुआ था। अभी जो लेटेस्ट वाला है कहाँ होना है, अभी ऑस्ट्रेलिया इससे क्विट कर गया, कॉस्टिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया क्विट कर गया है। कहां पर होना है? ग्लासगो बताया था हमने। कॉस्टिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि इसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया और इससे जुड़ गया। जो ग्लासगो है स्कॉटलैंड, वहां पर होना है, जो यूके का ही पार्ट है। यूके का ही पार्ट है। सबसे पहला जो हुआ था कनाडा, इसमें ऐड कर लो, सबसे पहले कनाडा में हुआ था। और अभी कहां हुआ वो क्वेश्चन है, अभी कहां पर हुआ था वो है मेन क्वेश्चन। अभी कहां होना है? ग्लासगो स्कॉटलैंड, जो यूके का पार्ट है। सबसे पहला हुआ था कनाडा में। कनाडा में शहर ओंटारियो, यहां हुआ था। और सबसे पहली बार 1930 में हुए थे ये कॉमनवेल्थ गेम। सबसे पहले कनाडा ओंटारियो में हुए थे, ईयर 1930 था। हर 4 ईयर में होता है, हर 4 साल में होता है कॉमनवेल्थ गेम, हर 4 ईयर में कराए जाते हैं। 2010 में दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में 2010 में हुआ। तो कनाडा ओंटारियो 1930 पहली बार। अभी कहाँ होना है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा आपकी बार। ऑस्ट्रेलिया में होना था, ऑस्ट्रेलिया इससे क्विट कर गया है हाई कॉस्टिंग के कारण, कि कॉस्ट बहुत आएगी आयोजन कराने की, और इसलिए नाम वापस ले लिया उसने। ट्रांजिशन मेटल आर ऑफन पैरामैग्नेटिक ओइंग टू। अच्छा, बार बार जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट कह रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, अब तो 8 टेस्ट पेपर भी दे दिए आरआरबी के। इतने सारे क्वेश्चन पेपर आपके ऑलरेडी आरआरबी के ये भी पड़े हुए हैं, टेस्ट पेपर भी पड़े हुए हैं, इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत है। और अपने फोल्डर में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कराए भी हुए हैं। पुराने सेशन भी बहुत सारे क्वेश्चन, जीएस के तो बहुत क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो आरआरबी के टेस्ट पेपर भी हैं, पुराने पेपर भी हैं, जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मैंने भी कराए हुए हैं, बहुत सारे पेपर अवेलेबल हैं। तो यहाँ वहाँ क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, उतना भी हो पाए तो बहुत है। क्वेश्चन बहुत अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि हर दूसरी क्वेरी आती है, कौन सी बुक ले लें, जरूरत नहीं है, इतना कुछ हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, और बहुत सारे पेपर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराए हुए हैं। फोल्डर देखेंगे उसमें मिल जाएगा जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ट्रांजिशन मेटल पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है? पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अगला सवाल, ये करंट का पुराना क्वेश्चन है। जीका वैक नाम से वैक्सीन ये किस कंपनी ने बनाया था? भारत बायोटेक। जीका जो बीमारी होती है उसके लिए जीका वैक वैक्सीन करंट का पुराना क्वेश्चन है, भारत बायोटेक। अभी जरूरत नहीं याद रखने की, करंट के इतने पुराने क्वेश्चन नीड नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ये मैं जरूर बताया होगा। टोबैको के अंदर इसमें से क्या प्रेजेंट होता है? टोबैको में इसमें से क्या पाया जाता है? टोबैको में इसमें से क्या मिलता है? साइनाइड तो जहर है, साइनाइड तो नहीं होगा। कॉफी, टी, चॉकलेट, कैफीन वगैरह होता है इनमें, जो आपको बड़ा एनर्जेटिक महसूस होता है, तुरंत रिफ्रेशिंग महसूस होता है, वो कैफीन की वजह से होता है।
टी कॉफी वगैरह से आपको जो एनर्जेटिक महसूस होता है चॉकलेट वगैरह से, वो कैफीन के कारण। टोबैको के अंदर है निकोटीन, टोबैको के अंदर होता है निकोटीन, निकोटीन, निकोटीन। रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की निकाली जाती है, कॉपी की लाइन है आपके, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, किसके रेफरेंस में? किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं किसको रेफरेंस मानते हुए? डायरेक्ट कॉपी का क्वेश्चन है ये। रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन भी किया था हमने वहां पर। किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर को रेफरेंस मानकर, और दोनों को डिवाइड किया जाता है। सिंबल यहाँ पे अपॉन का होगा, डिवाइड किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी आंसर होगा बी। इनमें से कौन एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? अच्छा, वेस्टिजियल यहाँ पर बस परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि उसका मतलब लोगों को पता है कि नहीं। वेस्टिजियल का मतलब ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक काम नहीं है, बॉडी में प्रेजेंट तो है पर उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, उनको रिमूव भी कर दिया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो है जिनका कोई यूज बॉडी में नहीं है, बॉडी में प्रेजेंट है पर उनका कोई काम नहीं है बॉडी में, विच इज ऑफ नो यूज, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ईयर मसल्स वेस्टिजियल, अपेंडिक्स वेस्टिजियल, विजडम टीथ वेस्टिजियल, ब्रेन वेस्टिजियल नहीं है भाई, ब्रेन वेस्टिजियल नहीं है ना, ब्रेन का तो बहुत काम बॉडी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बाकी ये तीनों जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। वो केवल वेस्टिजियल वर्ड को जानने के लिए क्वेश्चन पूछा कि वेस्टिजियल का मीनिंग पता है कि नहीं। हैदराबाद इनमें से किस रिवर के किनारे है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हैदराबाद इसमें से किसके किनारे है? सिंपल क्वेश्चन, सभी बता लोगे भाई। ऑप्शन भी इतने सिंपल दिया हुआ है कि चाह के भी गलत नहीं कर सकते। नर्मदा, चंबल, गंगा ये तो है नहीं। नर्मदा तो मध्य प्रदेश से आती है और गुजरात की तरफ जाती है, ये तो हो नहीं सकता। चंबल भी नहीं हो सकता। मूसी, मूसी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। मूसी है ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, मूसी, मूसी रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। करंट अफेयर का 2019 का क्वेश्चन, एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग ये किसने शुरुआत की थी? आईडीबीआई बैंक। ये करंट का पुराना क्वेश्चन है, अभी मतलब का नहीं है, अभी मतलब का नहीं है। एलिसा टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, और एलिसा का फुल फॉर्म भी बताइए। एलिसा टेस्ट किसके लिए कराया जाता है और उसका फुल फॉर्म क्या है? इनमें से क्या ऑप्शन होगा? किसके लिए कराया जाता है, फुल फॉर्म क्या है? एलिसा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एलिसा किसके लिए? वायरस, इसके एड्स के लिए। इट इज ए टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, सी आंसर होगा। एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे।
In which of the following reaction are two different atom or ion exchange? दो ग्रुप ऑफ एटम या आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो हाइड्रोजन के कनेक्ट होने से और रिमूव होने से डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन के हिसाब से। ये सवाल क्या कह रहा है? दो अलग अलग एटम या आयन रिएक्शन में आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, एक्सचेंज हो जा रहे हैं। मतलब रिएक्शन उनके बीच में कराई जाएगी तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। जब दोनों आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो हाइड्रोजन का ऐड होना या रिमूव होना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये तो है नहीं, ये कह रहा है रिप्लेसमेंट की बात, एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट बी आंसर होना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट। किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू डिपेंड करता है किस पर? किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? किसी सॉल्यूशन का पीएच किस पर डिपेंड करता है? पीएच की फुल फॉर्म अगर पता है तो भी आंसर बन जाएगा। पीएच की फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं तो ही बन जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। वेरी गुड, हाइड्रोनियम आयन। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पीएच का फुल फॉर्म लिख लीजिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में किसमें होता है? मतलब कहां पर बहुत ज्यादा रैंडमनेस डिस्टरबेंस होती है और कहां पर बिल्कुल ऑर्डर्ड पैटर्न में रहता है, अरेंज्ड पैटर्न में रहता है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहां पर सिस्टमैटिक होता है और कहां पर बहुत रैंडमनेस रहती है? क्या होना चाहिए बताओ? सबसे ज्यादा टाइटनिंग, अरेंज्ड, ऑर्डर्ड पैटर्न आपको सॉलिड्स में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे स्टेट बदलती जाएगी, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, वहां पर रैंडमनेस आती जाएगी। पार्टिकल मूवमेंट बढ़ता जाएगा, मोशन बढ़ता जाएगा, रैंडमनेस आता जाएगा। गैस में रैंडमनेस ज्यादा होती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिनल नेम हुआ करता था एसपीई के नाम से बनी थी? कौन सी संस्था एसपीई के नाम से स्टैब्लिश हुई थी? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, सीबीआई। सीबीआई जब बनी थी इसका नाम यही था, एसपीई। किस ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल नेम? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, सीबीआई का नाम हुआ करता था ये। डी। कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में अवेलेबल है? एटमॉस्फेयर में कोल तो जमीन में अवेलेबल है और पूछा जा रहा है एटमॉस्फेयर में बताना है। कोल तो जमीन के अंदर अवेलेबल है, माइंस वगैरह से मिलेगा, माइनिंग करके मिलेगा। तो एटमॉस्फेयर में पूछ रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में गैसेस की फॉर्म में कार्बन कौन कौन सा है इसमें से? CO2। एटमॉस्फेयर जैसा कि हमने बताया है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, इसके बाद 0.03% CO2 ही है। चौथे नंबर पे CO2 ही है। तो CO2 तो है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के भी ट्रेसेस हैं। हम लोग जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर प्लांट, व्हीकल, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो आ रहा है हवा में, तो ये भी पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट के तौर पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और CO2 तो एटमॉस्फेयर के बनने में चौथे नंबर पे यूज जो गैस इस्तेमाल हुई है वो है। फोर्थ नंबर पे एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो CO2 है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत सारी जगह से आ रहा है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर प्लांट, व्हीकल, और 0.03% CO2 नेचुरली एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद है। तो कार्बन दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है,
CO भी है, CO2 भी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड? जवाहरलाल नेहरू की जो बुक्स हैं लिखवा रखी है मैंने, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू की जो किताबें हैं ऑलरेडी लिखवाई हुई है। अबुल कलाम आजाद की कोई किताब बताई थी क्या मैंने? अच्छा, अबुल कलाम आजाद का न्यूज़पेपर भी बताइए। इनका एक न्यूज़पेपर भी और एक किताब भी, दोनों नाम बताने हैं। हिस्ट्री आप में से किसी ने पढ़ रखा हो तो अबुल कलाम आजाद का न्यूज़पेपर कौन सा था और बुक कौन सी लिखी थी? न्यूज़पेपर का नाम था इनका अल हिलाल। न्यूज़पेपर जो निकाला करते थे ये, उसका नाम था अल हिलाल। और जो बुक थी वो थी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी किताब थी। बाकी नेहरू जी की बुक और न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़ाए हुए हैं। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, उसके अलावा किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो किताब है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी आंसर होगा। ये बुक लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पार्लियामेंट के अंदर बहुत तरह की कमिटीज होती हैं। कुछ कमिटीज हमने पढ़ाई भी थी, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब ये कह रहे हैं इसमें से कौन कौन स्टैंडिंग कमेटी है, तो ठीक क्वेश्चन है। स्टैंडिंग कमेटी के एग्जाम्पल याद करने के लिए ठीक सवाल है। प्रिविलेज कमेटी होती है, पेटिशन कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ये सब स्टैंडिंग कमेटी के ऑप्शन है, ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो क्वेश्चन इसलिए ठीक है कि स्टैंडिंग कमेटी के एग्जाम्पल है ये सब। स्टैंडिंग कमेटी के ये सब एग्जाम्पल हैं, नोट्स में ऐड कर सकते हो। स्टैंडिंग कमेटी के एग्जाम्पल ये सब उदाहरण है। इसके अलावा हमें कई कमेटी आपको पढ़ाई है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी वगैरह भी पढ़ाया हुआ है। सबसे बड़ी कमेटी का नाम पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में जितनी भी कमेटीज हैं सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है और कितने मेंबर होते हैं उसमें? पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी का नाम, कितने मेंबर होते हैं और किस हाउस के मेंबर होते हैं? याद है किसी को? वेरी गुड विकास, एस्टिमेट्स कमेटी, बिल्कुल ठीक। कितने मेंबर होते हैं एस्टिमेट्स कमेटी के मेंबर? बजट एस्टिमेशन वगैरह का काम करते हैं वो, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी जो आप कह रहे हैं कृष्ण भारती, वही सही आंसर। 31 मेंबर कि 30 मेंबर? 31 मेंबर। अच्छा, ये जो मेंबर लिए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा या बोथ? जो मेंबर इसमें लिए जाते हैं ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा या बोथ? क्या ये एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी है? मेरा सवाल बेसिकली ये है कि क्या एस्टिमेट्स कमेटी एक जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या? नहीं, एस्टिमेट कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होती, उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जहां 15 लोकसभा 7 राज्यसभा दोनों हाउस के मेंबर होते हैं। वो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हम बोलते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी को हेड कौन करता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। सीएजी वाली रिपोर्ट पे ऑडिट, सीएजी वाली रिपोर्ट के ऊपर वो समरी वमरी तैयार करते हैं। सीएजी का टॉपिक जो हमने पढ़ाया था वहां पे पढ़ाया था इसके बारे में। एक उपन्यास है आधे अधूरे, आधे अधूरे नाम का उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेमचंद की तो लगभग जो किताबें हैं, गोदान, गबन, निर्मला। आधे अधूरे है मोहन राकेश का, मोहन राकेश। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, इनका नहीं, इनका है मोहन राकेश का आधे अधूरे। किताब विताब में तो देखो क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। पुरानी किताबें कुछ भी पूछ बैठेगा तो सारे क्वेश्चन नहीं पता होंगे। बुक वाले में कोई लिमिट नहीं है, इतनी सारी किताबें कहीं से ही पूछ ले। तो बुक वाले में क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी। उसके पीछे बहुत नहीं परेशान होना, जितना हमने पढ़ा रखी है किताबें बहुत है। जितनी किताबें हमने पढ़ाई हैं उसमें से बन जाए तो बहुत है। किताब कोई लिमिट नहीं है, कितना याद रख पाओगे।
इनमें से कौन सा फ्रूट है जिसमें हाई पोटेशियम कंटेंट है। अब आप देखो, जैसे जैसे हम 10 तक पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं, काफी क्वेश्चन रिपीटेशन मिल रहा है। क्यों मैं बार बार कहता हूं कि जो भी एग्जाम दो उसके प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ। जितने ज्यादा पेपर लगाओगे, जैसे ही आप 15-20 पेपर लगा लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेशन दिख जाता है। अभी ये क्वेश्चन पिछले पेपर में बता चुका हूं, कई क्वेश्चन आपको रिपीटेशन दिख जाएगा। उसमें पूछा था बनाना में सबसे ज्यादा क्या होता है, यहां पूछ लिया सबसे ज्यादा पोटेशियम किसमें होता है। तो वही तो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पिछले पेपर में देखे थे। जितने ज्यादा पेपर लगाओगे किसी भी एग्जाम में, रिपीटेशन आपको जरूर नजर आ जाएगी। यूपीएससी में थोड़ा कम देखने को मिलता है, इन एग्जाम्स में बहुत रिपीटेशन मिलता है। एसएससी है, आरआरबी है, इनमें काफी रिपीटेशन मिलेगा। तो बनाना है सबसे ज्यादा पोटेशियम कंटेंट, बनाना। अलॉय वगैरह मैंने आपको बताए थे। सोल्डर में क्या क्या यूज होता है, स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर है, एल्निको क्या है, ये सब पढ़ाया था। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा अलॉय ऐसा है जिसमें मरकरी भी यूज होता है। कौन सा अलॉय है जिसमें मरकरी का भी इस्तेमाल होता है। और सोल्डर का भी आंसर बताइए मुझे। सोल्डर भी एक अलॉय है, ये किसका किसका अलॉय है। फिर ब्रास और ब्रॉन्ज भी अलॉय है, पढ़ाया था। ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ये सब अलॉय बताए थे। ये किसके किसके अलॉय हैं जरा बताओ, और इस क्वेश्चन का आंसर भी बताओ। निकेल प्लस जिंक, टिन प्लस जिंक, सोल्डर, ब्रास, ब्रॉन्ज। जो आंसर कर रहे हो भाई चेक भी कर लो क्या बता रहे हो। पहले ये बताओ, ब्रास बताओ पहले। सबसे पहले बताओ ब्रास जो है वो किसका किसका अलॉय है। वेरी गुड हमद, कॉपर प्लस जिंक। ब्रास है कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज, ब्रास है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस टिन लिख रहे हो आप। ब्रास कॉपर प्लस जिंक होगा ना हमद, टिन क्यों लिख रहे हो। ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन होता है एसएन। और टिन का जरा और बताना कौन सा होता है, किससे निकाला जाता है टिन। टिन का और भी बताओ। टिन और, ब्रास है कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज है कॉपर प्लस टिन, और टिन का और बताइए। पढ़ाया हुआ है कैसीट्राइट, वेरी गुड नवीन, कैसीट्राइट। टिन का और है कैसीट्राइट। अब अगला सवाल है सोल्डर। सोल्डर किससे किससे बनता है। सोल्डर अलॉय है किससे किससे मिलके बना है। वेरी गुड कृष्ण भारती, लेड प्लस टिन, बिल्कुल ठीक। सोल्डर वाले में एक आंसर ठीक है, लेड प्लस टिन। लेड प्लस टिन, लेड हो गया पीबी, टिन हो गया एसएन, ये ठीक है। लेड प्लस टिन होता है ना सोल्डर, लेड प्लस टिन। अब क्वेश्चन ये है, मरकरी इनमें से किसके कौन से अलॉय में मरकरी मौजूद है। मरकरी जो कंपाउंड फॉर्म करता है दूसरों के साथ, उसके लिए एमलगम शब्द यूज होता है। मरकरी जो कंपाउंड बनाता है औरों के साथ, उसके लिए एमलगम शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये हमने मरकरी के लिए बताया था। तो एमलगम इसमें लिखा हुआ है, एमलगम का मतलब ही है कि एक उसमें मरकरी यूज हुआ है। एमलगम जो है, एमलगम होने का मतलब ही क्या है, उसके अंदर मरकरी मौजूद है। मरकरी जो कंपाउंड बनाता है औरों के साथ मिलकर, उसी को एमलगम कहते हैं। तो एक उसमें कंपोनेंट एमलगम में मरकरी होगा। एमलगम जो है उसमें एक कंपोनेंट मरकरी होता है।
अभिषेक भारती हैं क्लास में अभी? अभिषेक क्लास में है क्या अभी? एक सेकंड। ओके, तो आंसर हो गया सी, जिंक एमलगम। गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? और एक और सवाल, ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं? ये दोनों रिवर मिलकर बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, जिसका 70% हिस्सा बांग्लादेश के पास है, 30% वेस्ट बंगाल के पास है। तो गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा जब एंटर करती है बांग्लादेश में तो क्या कहते हैं? दोनों बताइए। गंगा को कहते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं जमुना। जमुना, तो गंगा बांग्लादेश में कही जाती है पद्मा और ब्रह्मपुत्रा का नाम है जमुना। ये दोनों मिलकर वहां पर सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती हैं, जिसका 70% एरिया बांग्लादेश के पास और 30% वेस्ट बंगाल के पास। सुंदरबन में ही पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, और सुंदरी मैंग्रोव प्लांट के नाम पर उसका नाम सुंदरबन पड़ा है। मैंग्रोव प्लांट बहुत तरह के होते हैं, उसमें एक टाइप का नाम है सुंदरी। सुंदरी मैंग्रोव प्लांट के नाम पर ही इस एरिया का नाम सुंदरबन पड़ा है। यही पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज बांग्लादेश बॉर्डर से पहले ही है। फरक्का बैराज कहां पर है? बंगाल में, बांग्लादेश के पहले। फरक्का बैराज बंगाल में है, बांग्लादेश बॉर्डर के पहले। किस रिवर पर? गंगा रिवर। गंगा रिवर। हुगली जो है वो गंगा से ही निकली हुई धारा है, डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, हुगली। बनाना का जो प्रोपगेशन, उसको जो ग्रो कराते हैं, प्रोपगेट कराते हैं, किसके द्वारा? बनाना इज प्रोपगेटेड बाय, क्या स्टेम कटिंग के द्वारा हो जाता है, या टीलर या क्राउन? प्लांट वगैरह को जो ग्रो करने के तरीके हैं, प्लांट वगैरह को ग्रो करने के जो प्रोसेस मेथड होते हैं, ग्राफ्टिंग होती है कहीं कहीं पर, कहीं ग्राफ्टिंग कराई जाती है, कहीं लेयरिंग होती है। बनाना में ग्रो करने के लिए सकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। स्टेम कटिंग वगैरह तो आप ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग रोज वगैरह में ही कर लेते हैं, गुलाब वगैरह में। इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में कई सारे हीटिंग अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें निक्रोम अलॉय यूज होता है। निक्रोम अलॉय का इस्तेमाल होता है, क्या प्रॉपर्टी है, क्यों यूज किया जाता है? कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें निक्रोम अलॉय यूज करते हैं, क्या रीजन है, क्यों यूज करते हैं? सकर्स क्या होते हैं उसका इमेज एक बार गूगल पे सर्च करके देख लो। गूगल पे एक बार इमेज सर्च करके देख लो, बनाना में कैसे यूज करते हैं, इमेज देखोगे समझ तब आएगा। निक्रोम अलॉय, निक्रोम की प्रॉपर्टी क्या है? हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर जाएगा, आसानी से जलेगा नहीं, आसानी से जलेगा नहीं, रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है, आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता इसका, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, आसानी से ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, सारी बातें ठीक हैं। निक्रोम अलॉय यूज करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। बर्न नहीं होता, रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन में नहीं जाता इजिली। अर्थक्वेक आने पर जो साउंड, जो शॉक वेव प्रोड्यूस होती है, वो साउंड किस रेंज का है? दैट क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ाया था, पढ़ाया वो क्वेश्चन है।
कि अर्थक्वेक के टाइम पे कुछ एनिमल होते हैं जो सेंस कर लेते हैं अर्थक्वेक के आने के पहले, उसमें जो वेव आती है उसमें साउंड जो आएगा वो कौन सी रेंज का है, इको है, नॉर्मल साउंड है, अल्ट्रा है या इंफ्रा है। इंफ्रा साउंड 20 हर्ट्ज से कम का, 20 हर्ट्ज से कम का इंफ्रा साउंड। तो कुछ एनिमल होते हैं, देखो लिखा भी है, कुछ एनिमल अलर्ट हो जाते हैं इससे, वो इस साउंड को सेंस कर लेते हैं, इंफ्रा साउंड रेंज को। व्हाट इज द पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक वर्ड बोल दे या अल्कलाइन बोल दे, एक ही बात है। बेसिक कह दे या अल्कलाइन कह दे, एक ही बात है ये, बेसिक या अल्कलाइन। तो बेसिक सॉल्यूशन जो होगा या अल्कलाइन होगा, पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन की वैल्यू क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू क्या आएगी, 7+, ग्रेटर देन 7। हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बोलो भाई। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। स्टोर्ड वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है। बाकी तो ऑप्शन ही बकवास दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर आएगा और फ्रूट आएगा। कौन सा प्लांट है जिसके पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर और फ्रूट आएगा, ओनली वंस। कौन सा प्लांट है जिसके लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर और फ्रूट आएगा। पीच, बनाना, गुआवा, फिग। वेरी गुड, बनाना। करेक्ट आंसर है बनाना। भारत के संविधान में आर्टिकल 21A, भारत के संविधान में आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है, सभी लोग बता लेंगे। 21 कैपिटल ए किसके बारे में है। और मेरा एक सवाल है, ये किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था वो बताइए। ये तो आप सिंपल क्वेश्चन है, बता लेंगे। आर्टिकल 21A किससे संबंधित है, एक लाइन और आगे, किस अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21 कैपिटल ए जोड़ा गया था, ये राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है। कौन सा अमेंडमेंट है, वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है, 86 अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्राथमिक शिक्षा मिले। और फंडामेंटल ड्यूटी भी एक जोड़ी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटी क्या जोड़ी गई थी कि हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें। तो एक फंडामेंटल राइट भी जोड़ा गया था, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी, और ईयर इसका 2002, करेक्ट। तो राइट तो जोड़ा गया था कि हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा उसको मिले, और ड्यूटी पेरेंट्स की जोड़ी गई थी, 11 नंबर ड्यूटी जोड़ी गई थी कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे को स्कूल भेजें। और आर्टिकल 21 अगर केवल लिखा होता तो वो क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो 21 है। 21 कैपिटल ए है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, एन एग्जाम्पल फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी का उदाहरण कौन है, सिंपल क्वेश्चन है। स्केलर वेक्टर की लिस्ट बताई थी, इसमें पूछा गया वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बताइए। लेंथ, स्पीड, डिस्टेंस, ये तब तो स्केलर है। वेक्टर में मोमेंटम है, मोमेंटम वेक्टर है।
मालदीव में भारत के राजदूत 2019 उस साल का करंट का क्वेश्चन है, मतलब का नहीं है अभी। ये वाला देखो, वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी के लिए है। हमें पूछा है वेवलेंथ, वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाया भी हुआ है कई बार। वेवलेंथ यूनिट है मीटर, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। पूरा पूरा स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा रखा है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ाया हुआ, रेंज भी बताई हुई है कितने से कितने फ्रीक्वेंसी तक, कितने से कितने वेवलेंथ तक, कहां से कहां तक है। वहां हमने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों बताया हुआ है, आईसीटी के अंदर भी बताया हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एनवायरनमेंट में भी दिखाया हुआ है। आईसीटी में भी पढ़ाया, एनवायरनमेंट में भी आया हुआ है। तो वेवलेंथ की यूनिट मीटर, नैनोमीटर, मीटर, यूनिट तो मीटर ही माना जाएगा ना, नैनोमीटर भी कहीं लिखा है तो यूनिट तो मीटर ही है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं और किस कंट्री के हैं? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं और कंट्री कौन सा है इनका? टाइगर वुड्स क्या खेलते हैं, किस कंट्री के हैं, और जिस गेम को खेलते हैं उसके दो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट बताइए जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताए हुए हैं। टाइगर वुड्स अमेरिकन प्लेयर, गोल्फ खेलते हैं, बिल्कुल ठीक। गोल्फ से संबंधित दो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट मैंने बताए थे और पीछे पेपर में क्वेश्चन आया भी था। दो कब बताए थे मैंने, कौन कौन से? टाइगर वुड्स अमेरिकन प्लेयर, गोल्फ खेलते हैं, और गोल्फ के दो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। स्पोर्ट्स वाले में दो ही लिखवाए हैं मैंने, गोल्फ में दो ही लिखवाए हैं, राइडर और वॉकर। गोल्फ के दो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, राइडर कप, वॉकर कप। सवाल आता है राइडर कप किससे संबंधित है, वॉकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस दे रखी है, व्हाट इज द टाइम, टाइम निकालना है। छोटे मोटे न्यूमेरिकल है भाई, कर सकते हैं ये। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, टाइम निकालना है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ दिया है, टाइम निकाल सकते हैं इससे। आसान सवाल है, आंसर 2 सेकंड है, चेक कर लेना एक बार। फार्मूला बताया भी था हमने। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन? 1/t। बैकबोन जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन का जो एक्सटेंशन होता है बॉडी के ऊपर की तरफ, उसे क्या कहते हैं? शरीर के धड़ से ऊपर जो स्पाइनल कॉर्ड निकली रहती है उसको टेल कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना, शरीर के धड़ से ऊपर, उसको हम टेल कहते हैं, उसको टेल कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड कब चर्चा में आया? एनवायरनमेंट में पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है इसका, एनवायरनमेंट में पूरा टॉपिक बताया हुआ है। 1980s में एक रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर नाम से, अवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें पहली बार इसको डिफाइन किया गया था 1980s में। तो 1980 के दशक में अवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और ये पब्लिश किया था एक आयोग ने, उस आयोग का नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। एनवायरमेंट अगर किसी ने किया है उसमें बताया है मैंने, ये ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन। ये टॉपिक कराया है चैप्टर नंबर 3 के लास्ट के टॉपिक्स में। इन्वायरमेंट में चैप्टर नंबर 3 लास्ट के लेक्चर्स में, चैप्टर नंबर 3 में लास्ट के टॉपिक्स में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ब्रंटलैंड कमीशन बना था 1980s में। 1986-87 में रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में पहली बार ये शब्द डिफाइन किया गया था। क्या डेफिनेशन थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे बिना कंप्रोमाइज किए हुए कि जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचा रहे। तो 1987 की बात है ये, 1987। एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी आज की जरूरत को पूरा करे पर भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखे। 1980 नहीं है, 80s, 1980 के दशक में ये कह रहा हूं मैं। तो 83 के आसपास तो कमीशन बनी थी, 86 के आसपास इनकी रिपोर्ट आई थी, 86-87 के अराउंड। तो ये 86-87 में रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर, उसमें पहली बार ये शब्द डिफाइन किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेम लाइन पढ़ाया हुआ है एनवायरमेंट में चैप्टर नंबर 3 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और एनवायरमेंट देखो क्वेश्चन आए भी हुए पेपर 1 में, बार बार मैंने बोल रहा हूँ
कि इन्वायरमेंट जीएस का ही पार्ट है, पेपर 2 में तो अलग से इन्वायरमेंट दिया ही है, पेपर 1 का भी पार्ट है। क्वेश्चन आपको दिख भी रहे हैं, कई पेपरों में हमने दिख भी लिया। कई बार मैसेज आ रहे थे इन्वायरमेंट पढ़ना है कि नहीं, अरे भाई प्रीवियस ईयर बार बार बोल रहा हूँ, देखो अब प्रीवियस ईयर इतने करा भी दिए हैं, अब किसी को ये डाउट नहीं है कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, हर एरिया के क्वेश्चन बता भी रहा हूँ, देखो आए हुए हैं, इन्वायरमेंट आया हुआ है। द मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास रिसाइड्स, एटॉमिक मास कहां पर रहता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे एटॉमिक मास निकल जाएगा, मतलब न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो निकल आएगा एटॉमिक मास, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। एटॉमिक मास कहां पर है, न्यूक्लियस। कुसुम योजना सोलर को प्रमोट करने के लिए, कुसुम योजना सोलर पैनल वगैरह किसानों को दिए जाएं, किसानों को सोलर पैनल वगैरह दिए। और कुसुम योजना में क्या था, सोलर वाटर पंप डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, सोलर वाटर पंप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ये भी पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन एनवायरनमेंट में। कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो सोलर वाटर पंप किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, सोलर की मदद से पावर सप्लाई वगैरह मिलेगी, तो सोलर की मदद से वाटर पंप डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं तो इरिगेशन में भी कॉस्टिंग कम आएगी, और अगर स्पेस है पैनल वगैरह लगा दें, कुछ सरप्लस एनर्जी बचे तो बेच भी सकते हैं। तो कुसुम योजना सोलर से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि किससे संबंधित है, सोलर से संबंधित। उड़ीसा में लॉन्च हुई थी, शुरुआत जब उस समय ये उड़ीसा से शुरुआत हुई थी। जो सवाल पूछा है 2019 के आसपास की जो बात कर रहे हैं, उड़ीसा। हालांकि क्वेश्चन ये है कुसुम योजना की फुल फॉर्म और किसके बारे में है, सोलर वाटर पंप किसानों को दिया जाए, इरिगेशन वगैरह मदद मिल जाएगी, थर्मल बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी खपत कम होगी, सोलर से ही पूरा कर लेंगे। किसानों को इरिगेशन वगैरह के लिए पावर चाहिए तो सोलर की मदद से अगर दे दिया जाए, थर्मल पावर का कंजम्पशन कम होगा, और वैसे भी गवर्नमेंट कोल कंजम्पशन को कम कर रही है, सोलर को बढ़ा रही है, तो इरिगेशन वगैरह के लिए भी सोलर की मदद से इरिगेशन हो जाए, सोलर वाटर पंप का डिस्ट्रीब्यूशन किसानों को। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये फुल फॉर्म है। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन जो ग्रुप लगा है वो ग्रुप सेम होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, बाकी उसमें क्या लगा है उससे नहीं मतलब, हमें मतलब है फंक्शनल ग्रुप जो लगा है उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिमिलर हो, एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन कीटोन, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज की क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएंगी। फंक्शनल ग्रुप सेम लगा है तो क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे OH ग्रुप लगा है, इथेनॉल मिथेनॉल दोनों ही अल्कोहल है, तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप सेम लगा दोगे तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इथेनॉल भी अल्कोहल मिथेनॉल भी अल्कोहल, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज वाली में सिमिलर हो जाएगा। एल्डिहाइड एल्डिहाइड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएंगी, तो होमोलोगस सीरीज का मतलब है सेम फंक्शनल ग्रुप, और सेम फंक्शनल ग्रुप लगाया है तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर हो जाएंगी। अब अल्कोहल अल्कोहल तो केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल का ही होगा। स्कर्वी कितनी बार आ चुका है, देखो ये क्वेश्चन, विटामिन सी कई बार पढ़ चुके पिछले पेपर में भी। पोटेशियम सल्फेट के अंदर क्या कंपाउंड होगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम भी है सल्फर भी है ऑक्सीजन भी है, पोटेशियम भी है सल्फर भी है ऑक्सीजन भी है, तीनों चीजें मौजूद हैं। पूछ रहा है पोटेशियम सल्फेट में क्या क्या होता है, तो तीनों चीजें हैं, पोटेशियम भी सल्फर भी ऑक्सीजन भी। अब ये कौन नहीं बता पाएगा, सब बता लेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने सिंपल हैं कि
कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके लिए थोड़ी किसी को पढ़ाने की जरूरत है। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला नहीं पता, फिर उसमें क्या क्या कंपाउंड कैसे, भाई पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन 3 चीजें साफ साफ चाह के भी गलत नहीं कर सकते। इससे सिंपल क्या पूछेगा। लिक्विड जो है किसी ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट जब लिक्विड से मूव करेगा। मतलब हम ओशियन की बात कर ले, ओशियन में कोई चीज मूव कर रही है तो उस पर कौन सा फोर्स लगा रहा है लिक्विड। ओशियन में कोई चीज मूव कर रही है, लिक्विड मतलब ओशियन मान लेते हैं चलो, तो ओशियन में कोई चीज मूव कर रही है, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। एटमॉस्फेयर में मूव करे या ओशियन में मूव करे, फ्रिक्शनल फोर्स तो आएगा। एटमॉस्फेयर में उसको एयर रेजिस्टेंस कह देते हो, है तो फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस भी फ्रिक्शन है। और लिक्विड में भी कोई चीज मूव कर रही है तो फ्रिक्शन तो लगेगा भाई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा। कन्नड़ा तो कर्नाटक में बोली जाती है, ये कर्नाटक की भाषा है। मलयालम केरला की लैंग्वेज है। तेलुगु आंध्रा, तेलुगु आंध्रा, तमिलनाडु तमिल, तो ये 3 तो है नहीं। झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई हिंदी, झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। वो 3 तो नहीं हो सकती ना, मलयालम केरल की है, तेलुगु आंध्रा की है, कन्नड़ा कर्नाटका, तमिलनाडु तमिल, तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है झारखंड की। इनमें से कौन एग्जाम्पल है इनसॉल्यूबल डाइटरी फाइबर। मतलब अगर हम उसको डाइटरी फाइबर, डाइट मतलब अगर उसको डाइट में हम खा लें तो वो डिजोल्व, सॉल्यूबल नहीं है, सॉल्यूबल नहीं है, बॉडी उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी फिर तो। बोलो, डाइटरी खाने पीने संबंधित, मतलब अगर हम इसको खाएं तो ये सॉल्यूबल नहीं है, घुलेगा नहीं, तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। पेड़ पौधों की जो छाल होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में है, पर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स फंक्शन नहीं कर रहा है। सेलुलोज अगर खाएंगे तो बॉडी पचा लेगी क्या। प्लांट सेल में, सेल वॉल में सेलुलोज होता है, तो पेड़ पौधे अगर खा लें, हमारे एंसेस्टर खा लेते थे, हम लोग खा ले तो बॉडी में डिजोल्व हो जाएगा क्या सेलुलोज, नहीं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पहले वर्क करता था, अब हमारे अंदर वर्क नहीं करता है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सेलुलोज होगा ना, सेलुलोज, सेलुलोज डिजोल्व नहीं होगा। एक ये रे डायग्राम वाला भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इमेज बताई थी मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, ऑप्टिक सेंटर कहां होता है, जरा बताओ, ये बता पाओगे। एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रही है और ऑप्टिक सेंटर ऑफ लेंस से पास कर रही है, क्या कहेंगे। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो पास करे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर से लेंस के, क्या कहेंगे उसको, प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। तो रे डायग्राम का कोई एक भी डायग्राम जो मैंने क्लास में बताया वो ध्यान रह जाए, कौन सी चीज कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, प्रिंसिपल, फोकस, किसका क्या मतलब है। जो भी टर्म्स हमने बताए थे, प्रिंसिपल, फोकस वगैरह सब। सिली पॉइंट, ये शब्द किस खेल से संबंधित है। पेपर नंबर 9 है ये, 7 नंबर पेपर हो गया, ये 9 नंबर पेपर है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट। भारत में सबसे पहले टेस्ट मैच का आयोजन कहां पर हुआ था। अच्छा, इंडिया में सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत अगर बोला जाए, सबसे ज्यादा पॉपुलर तो वहीं से, बॉम्बे से ही है, बॉम्बे जिमखाना। सबसे पहला टेस्ट मैच भारत में कहां खेला गया था, बॉम्बे जिमखाना। कौन सा इंडियन क्रिकेट ग्राउंड है जिसने सबसे पहले टेस्ट मैच कराया था, बॉम्बे जिमखाना। इनमें से कौन एक क्लासिकल डांस नहीं है, पढ़ा रखा है जीके में, लास्ट चैप्टर में, जीके में लास्ट के लेक्चर में डांस बताए हुए हैं। लोकल डांस कौन से हैं, क्लासिकल डांस कौन से हैं।
लोकल डांस कौन से हैं और क्लासिकल डांस कौन से, दोनों बताया हुआ है। तो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मोहिनी अट्टम है, ये सब क्लासिकल डांस में आ जाते हैं। तो मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी ये सब हैं क्लासिकल में। बुगाकू ये नहीं है, ये हमने पढ़ाया भी नहीं है। बाकी तीनों बताए हैं, बुगाकू नहीं है आंसर, बुगाकू नहीं है। ओडिसी उड़ीसा का नाम से पता लग रहा है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, अगला सवाल ये बताइए। अगला सवाल है कुचिपुड़ी कहाँ का है, एक दो और बता दो। भरतनाट्यम किस स्टेट का है, क्लासिकल डांस है ये, भरतनाट्यम भी है, इसके अलावा कथकली है, मोहिनी अट्टम है, ये सब क्लासिकल डांस है। इनमें कौन सा कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी बताओ, सबसे पहले कुचिपुड़ी बताइए कहाँ का है, क्लासिकल डांस है किस स्टेट का। वेरी गुड, आंध्रा। कुचिपुड़ी आंध्रा, करेक्ट, कुचिपुड़ी आंध्रा, ये सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली, कथकली कहाँ का, केरल। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम उड़ीसा का, असम का या फिर केरल का। उड़ीसा, असम या केरल, अगर ऑप्शन दिए जाए तो क्या बताओगे, केरल, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरला। कुछ लोकल डांसेस भी होते हैं, लोकल डांसेस में जैसे एक है गरबा, लोकल डांसेस में गरबा, लावनी, गरबा, लावनी, घूमर, और भी है कई सारे, लेजिम, तमाशा, बहुत सारे हैं। कोली डांस, गरबा है गुजरात, लावनी डांस है महाराष्ट्र का, ये क्लासिकल नहीं है, ये लोकल डांस है वहां के, ये लोकल डांसेस है। क्लासिकल ये वाले हैं जो यहाँ लिखे हैं, ये क्लासिकल है। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, आंध्र, कुचिपुड़ी, ये क्लासिकल हैं, ये लोकल डांसेस। गरबा गुजरात का, लावनी महाराष्ट्र, घूमर राजस्थान। कोली डांस कहाँ का है, जो फिशरमैन होते हैं ना, मछुआरे, उनका डांस है कोली डांस, गोवा का। कोली डांस है, मछुआरे लोग जो हैं गोवा वगैरह में, कोली डांस उनका है, फिशरमैन। ये लोकल डांसेस है वहाँ के। और भी हैं बहुत सारे, राजस्थान का तेरह ताल, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, कई हैं लोकल डांसेस। जीके में लास्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, लास्ट में। तो इसका आंसर तो बुगाकू हो गया बी, ये क्लासिकल डांस नहीं है। डैश इज द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत है, साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए रिक्वायरमेंट है मीडियम की, मीडियम इज रिक्वायर्ड। मास और वेट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मास और वेट के बारे में क्या सही है। योगेंद्र प्रताप सिंह, अब जब आरआरबी का क्वेश्चन हो रहा है तब फिर यूपीपीसीएस ढूंढ रहे हो। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस, अपना फोल्डर क्यों नहीं देख रहे हो, बहुत सारे पेपर करा चुका हूं, 2000 से ऊपर क्वेश्चन फोल्डर में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं लगा रहे हो उसको। अब जिस समय भी यूपीपीसीएस कराऊंगा तो राजस्थान वाले कहेंगे राजस्थान करा दो। अरे भाई, जो फोल्डर पड़ा हुआ है पहले देख तो लो कितने पेपर कराए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं पहले भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस पहली बार नहीं हो रहा है। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस फोल्डर पड़ा होगा, उसमें देखिए इतने सारे वीडियो कि महीना भर लगेगा तुमको प्रैक्टिस करने में पूरा, इतने वीडियो खाली क्वेश्चन के, वो सारे देख लिए योगेंद्र। तो जब सारे देख लिए तो 2-2,500 क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिए भाई, बाकी अपने से भी सॉल्व करो। इतनी सारी थ्योरी पढ़ा दी है, करंट अफेयर नया पढ़ा दिया, उसके बाद वो वीडियोस पड़े हुए हैं और अपने सवाल लगाओ। एक बार में मैं एक ही चीज करा पाऊंगा ना। मास इज अ स्केलर एंड वेट इज अ वेक्टर एंटिटी। यूपीएससी के भी पेपर फोल्डर में दिए हुए हैं, विद आंसर दे रखे हैं। यूपीएससी के भी कई सारे पेपर फोल्डर में पड़े हुए हैं, लगाओ उनको जितना मर्जी, और आंसर की भी डाली हुई है साथ में, यूपीएससी ने रिलीज की थी जो। तो मास एक स्केलर एंटिटी है, वेट एक वेक्टर एंटिटी है। नॉइस पॉल्यूशन को मेजर करते हैं किसमें, और आरआरबी क्वेश्चन के लिए मैंने बता भी दिया है, आज हमारा लास्ट सेशन है,
कल से फिर मैं करंट अफेयर के टॉपिक जो रह रहे हैं वो कराने हैं मुझे, कल परसों दोनों दिन। आरआरबी क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट सेशन है आज। नॉइस पॉल्यूशन किसमें मेजर किया जाता है, क्या यूनिट है? डेसिबल मेजर किया जाता है, डेसिबल में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया अप्रैल 2019? तीसरा सबसे बड़ा बैंक इंडिया का बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। टेस्ट सीरीज के भी सवाल सब लगा लिए योगेंद्र? टेस्ट सीरीज भी पढ़ी है फोल्डर में, बीपीएससी वगैरह की टेस्ट सीरीज भी पढ़ी हुई है, वो भी लगा लिए हो? टेस्ट सीरीज एसएससी की भी पढ़ी है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज बीपीएससी का ही पढ़ा होगा, टेस्ट पेपर बहुत सारे हैं भाई। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कराए थे लाइव क्लासेस में, वो भी फोल्डर पड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज भी पड़ी हुई है, तो क्वेश्चन तो काफी करा रखे हैं, उतने भी मतलब कर लिए सारे, फिर टेस्ट पेपर भी लगा लिए तो अच्छा खासा है। सेक्शनल वाले लगाए हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू जितने और हो सके वो लगा लो, जितने ज्यादा पीवाईक्यू हो पाए वो लगा लो, क्योंकि जब इतनी थ्योरी पढ़ चुके हो तो पीवाईक्यू में टाइम नहीं लगेगा आपको, ज्यादा रिवीजन ही करना है ना, तो पीवाईक्यू जितने ज्यादा लगा सको उतना बेटर है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, 24, 23, 22 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर? ये सीधा सीधा किस आर्टिकल की बात हो रही है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23, वेरी गुड। आर्टिकल 24 किसके बारे में है, 24 बताना जरा। 23 में है फोर्स लेबर, इसके बारे में। 24 चाइल्ड लेबर को रोकना, 24 में है चाइल्ड लेबर को कैसे रोका जाए। कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना? कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? ब्लड कंपोनेंट जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। आरबीसी, सभी का आंसर ठीक है। आरबीसी को एक दूसरे नाम से बोलते हैं, क्या नाम होता है उसका? आरबीसी को एक और नाम से बोला जाता है, 90 से 120 दिन लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। आरबीसी को दूसरे नाम से कहते हैं, करेक्ट है योगेंद्र, एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। The sum of the atomic mass of all the atom in a molecule of the substance is? किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं सबका एटॉमिक मास निकाल के जोड़ लें तो क्या निकल के आएगा? एक मैंने एग्जांपल देके बताया भी था। कोई मॉलिक्यूल है उसमें जितने एटम हैं सबका एटॉमिक मास निकाल के ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा? उसका निकल आएगा मॉलिक्यूलर मास। एक एग्जांपल देके हमने बताया भी था। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं, जैसे मान लो Al2O3 है, तो अगर हम 2 इंटू अल्यूमिनियम का मास कितना है प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना है, ये पूरा निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास। वही पूछा है। कुछ बच्चों ने जीएस बड़े अच्छे तरह से पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं चाहता ही हूँ कि जो भी पेपर जहाँ जीएस आता हो फॉर्म भर देना, जीएस सब जगह अच्छा करके आओगे। कई बच्चों ने मेहनत एक बार कर ली, जो सब्जेक्ट कराए हैं उतने कंप्लीट कर लिए, तो सीजीएल वीजीएल कोई भी फॉर्म आए, जीएस को लेकर परेशान नहीं होना, कोई भी फॉर्म भर दो, जीएस अच्छा करोगे आप, क्योंकि ठीक से आपने पढ़ लिया है। ये पेपर में तो कोई दमी नहीं है, आरआरबी तो पैर से टिक कर दोगे आप। बाकी जो पेपर ठीक ठाक जहाँ जीएस आता है बढ़िया सब में करके आओगे। राज्यसभा मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना होता है? राज्यसभा मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? और किस इंपॉर्टेंट पोस्ट पर होने के लिए राज्यसभा मेंबर होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? राज्यसभा मेंबर होने के लिए एज मिनिमम 30। और क्या बनने के लिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए वो पर्सन एलिजिबल होना चाहिए?
राज्यसभा मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी 30 साल। और कौन सी पोस्ट पे हमने बताया था कि उसके क्राइटेरिया जो थे एलिजिबिलिटी उस पोस्ट पर आने के लिए, उसमें एक क्राइटेरिया था कि एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। विकास कह रहे हैं प्रेसिडेंट, पूजा कह रही हैं वाइस प्रेसिडेंट। बड़ा मिक्स सा जवाब दे रहे हो। प्रेसिडेंट वाले में था बच्चे लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट वाले में था राज्यसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। प्रेसिडेंट वाले में लोकसभा के लिए एलिजिबल होना, उसमें क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम 35 एज होनी चाहिए, लोकसभा मेंबर के लिए एलिजिबल होना चाहिए, मेंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, एलिजिबल होना चाहिए। और एक क्राइटेरिया था शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी वाइस प्रेसिडेंट के केस में थी मिनिमम 30 ईयर। पर अगर 32 ईयर का कोई पर्सन है, वो राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए राज्यसभा मेंबर होने की एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए, पर कम से कम 35 एज होनी चाहिए। तो अगर कोई 32 ईयर का है तो राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है, पर वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम 35 होनी चाहिए। तो राज्यसभा मेंबर के और जो क्राइटेरिया है वो ठीक है, और जो क्राइटेरिया वो चल जाएगा, पर वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम 35 चाहिए, राज्यसभा में आने के लिए 30 चाहिए। तो अगर इस दोनों के बीच में है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, 35 मिनिमम होना चाहिए, बाकी पैरामीटर उसके मैच कर जाएंगे। व्हाट इज हेलिटोसिस? कई लोगों के दिमाग में है सर पेपर होगा, पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। देखो मैं उस चीज को लेकर कंसर्न नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ इतना कंसर्न है कि जितना मैंने पढ़ाया है क्लास में, वो जो 8 सब्जेक्ट है जीएस के, अगर किसी ने वो तैयार कर रखा है तो मुझे कोई 1% में डाउट नहीं है कि पेपर कैसा हो, जैसा मर्जी आए, और सबसे ज्यादा पेपर अच्छा करके आओगे। जो भी बैच आरोहण पर कर रखा है, अगर जीएस उसने पूरा कर रखा है किसी ने भी, चाहे वो ईएस का बैच हो, चाहे वो आरआरबी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई बैच हो, अगर उसने सब्जेक्ट पूरे कर रखे हैं तो किसी के भी मुकाबले, किसी दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले क्वेश्चन ज्यादा करके आएगा। बस कंडीशन यही है कि पूरे जीएस पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो क्वालिटी वाइज हमें कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट बहुत है उसमें और लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज सब पढ़ाई हुई है। सिर्फ मुद्दा यह है कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। एग्जाम तो कितना मर्जी बहुत टफ बनाएगा, सबके नंबर कम आएंगे तो भी आपके औरों से ज्यादा आएंगे। किसी से 40% भी ना बन रहा हो तो भी 50% अगर बनेगा तो आरोहण के स्टूडेंट का बनेगा। भाई बहुत गंदा पेपर आ जाए, कुछ नहीं बन रहा किसी से, लोग 40% नहीं बना पा रहे, तो भी आप 50% कर लोगे। बस पॉइंट वही है, सब्जेक्ट हो पाए कि नहीं, सब्जेक्ट पूरे कर पाए कि नहीं। हेलिटोसिस, हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ। सब्जेक्ट कंप्लीट करो भाई, सब्जेक्ट छोड़ोगे तो कैसे बात बनेगी। सब्जेक्ट कंप्लीशन तो होना चाहिए, है तो सारा जीएस ही। और अगर एक बार कर लोगे तो जो मर्जी पेपर दे देना, फिर जीएस दिक्कत कहीं नहीं करेगा। चाहे स्टेट पीसीएस ट्राई कर लेना, स्टेट जीएस अगर किसी का थोड़ा बहुत तैयार है तो स्टेट पीसीएस भी दे सकता है। यूपी बिहार में तो स्टेट लोकल ज्यादा आता भी नहीं है। अब स्टेट पीसीएस के पेपर होंगे, वो भी पेपर
आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है सभी को? ओके। सवाल ये था कि CHO जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड के लिए यूज होता है। एल्डिहाइड, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहीं पर लगा हो तो वर्ड आएगा ओइक। मीथेन के साथ मान लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, इथेन के साथ, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर कहीं लगा है, कार्बोक्सिलिक का मतलब है COOH, तो उसके साथ वर्ड आ जाएगा ओइक, और ये एसिड कहलाता है, उसके लिए वर्ड आता है ओइक। तो जहां पर आप ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे, एल्डिहाइड होता है CHO, और इसके लिए वर्ड क्या आ जाता है, क्या टर्म जुड़ जाती है? एल्डिहाइड अगर कहीं पर लगा है, एल्डिहाइड अगर ग्रुप कहीं पर लगा है तो उसको क्या बोलेंगे? नाम में क्या जुड़ जाएगा? आल वर्ड जुड़ जाएगा, AL। मिथनॉल, इथनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए वर्ड आ जाता है AL। एल्डिहाइड के लिए आता है AL। मिथनॉल, इथनॉल, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को बता रहा है। ओइक कहीं लिखा है तो COH को बताता है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। ठीक। प्रोटीन की कमी, देखो ये भी सवाल कितनी बार आ चुका। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली दो बीमारियां बताई थी, एक क्वाशियोरकर, एक मैरेस्मस। तो ये क्वाशियोरकर हो गया आंसर, कुपोषण की समस्या के कारण क्वाशियोरकर। और एक सवाल, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्रोटीन का होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? लिनस पॉलिंग। प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है सिंगल हेलिकल, दिया था किसने? लिनस पॉलिंग ने। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन से बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। इसमें से कौन सी वेव है जो बिल्डिंग को डैमेज करेगा? कल पढ़ा था शॉक वेव। शॉक वेव कल पढ़ा है आपने, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो मैंने कहा था जैसे ही 8-10 पेपर से ऊपर जाओगे रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगी। सेम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है सब्सटेंस की जो न्यूमेरिकली इक्वल होती है रेजिस्टेंस, एक वर्ड हो गया कैपिटल R, दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग, मतलब L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो कौन सा फार्मूला था? कोई फार्मूला है जिसमें R L A R हो? रेजिस्टिविटी। चौथा कंपोनेंट क्या है? रेजिस्टिविटी। R इक्वल टू रो L बाई A, यही फार्मूला था। R इक्वल टू रो L बाई A। सेम क्वेश्चन पढ़ा है पीछे, वही सवाल है। तो तीन चीजें दे रखी है, चौथा बताना है रेजिस्टिविटी। इसमें से कौन प्लांट किंगडम से बिलोंग नहीं करता? बताइए, कौन इसमें से प्लांट किंगडम से बिलोंग नहीं करता? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो कौन है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता? फंगस। फंगस प्लांट नहीं है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। इसकी स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी, तो फंगस जो है, मशरूम वगैरह, ये प्लांट नहीं होते, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, दूसरे किसी पर डिपेंड रहेगा फूड के लिए। टैगोर हिल कहां पर है? ये रांची में है। टैगोर हिल कहां स्थित है? झारखंड, रांची। झारखंड, रांची। होमोजेनस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, उसको क्या कहते हैं?
होमोजेनस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिलाकर क्या बनेगा? होमोजेनस मिक्सचर दो या दो सब्सटेंस मिलाओगे सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। होमोजेनस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिला दिया जाए, सॉल्यूशन बनेगा। ड्यूटेरियम मास नंबर क्या होता है? कई बार बता चुके हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं ना। प्रोटियम होता है H11, ड्यूटेरियम होता है H12, ट्रिटियम होता है H13। न्यूक्लियर फ्यूजन में भी बताया था, फ्यूजन प्रोसेस में। तो ड्यूटेरियम का मास नंबर कितना होता है? 2, मास नंबर 2। हिमावरी जापानी उपग्रह, ये 2019 का क्वेश्चन करंट का, पुराना सवाल अभी मतलब का नहीं है, क्लाइमेट के लिए था ये। क्लाइमेट के लिए जापान ने लॉन्च किया था, अभी मतलब का नहीं है। एक ये रीजनिंग का सवाल है, इसमें से ऑड वन आउट बताना है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी तीनों क्लासिकल हैं। लावनी क्लासिकल नहीं है, महाराष्ट्र का है। जीएस मान लो चाहे रीजनिंग मान लो, रीजनिंग का सवाल है। ऑड वन आउट। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी तीनों क्लासिकल डांस हैं। लावनी लोकल डांस है महाराष्ट्र का। तो जो अलग जा रहा है वही आंसर करना था। लावनी महाराष्ट्र का लोकल डांस, फोक डांस, लोक नृत्य बोलते हैं जो। A group of similar organisms which are genetically distinct and reproductive isolated। environment में चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, environment का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया हुआ है। सेम डेफिनेशन। सिमिलर ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीसीज की डेफिनेशन होती है ये। एनवायरनमेंट के चैप्टर नंबर 1 में देखोगे, दूसरे लेक्चर में पिरामिड बताया था, 7 लेयर बताई थी, उसमें सबको डिफाइन किया था। स्पीसीज क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, वहां बताया था। स्पीसीज की डेफिनेशन है ये। डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। डल झील कहां पर है? सवाल आया, डल झील कहां पर है? डल झील भारत के किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या चीज का ट्रीटमेंट करते हैं? आंखों का। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं आंखों के स्पेशलिस्ट। ईएनटी, ईएनटी के एक्सपर्ट जो होते हैं, ईएनटी डॉक्टर का क्या मतलब होता है? ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट, नाक, कान, गला। ईएनटी के डॉक्टर जो होते हैं, तो ईएनटी का क्या मतलब होता है? ईयर, नोज, थ्रोट, नाक, कान, गला। हॉस्पिटल में जाओगे लिखा होगा नाक, कान, गला विभाग, ईएनटी। इसमें से कौन एक बोन का नाम नहीं है? ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन एक बोन नहीं है? स्टीरप तो ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। कौन एक बोन नहीं है? एक्स जो है ये कोई बोन नहीं है। ए बोन नहीं है, ए वाला। एनविल, हैमर, स्टीरप ये सब बोन के नाम है। एक्स जो है वो बोन नहीं है। कॉन्स्टलेशन स्टार्स का एक अरेंजमेंट होता है, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, सप्तऋषि, ये आपने सुना होगा वर्ड। तो तारों का एक समूह होता है, 7 तारों का जैसे ग्रुप है, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। स्टार्स अरेंज होकर एक शेप बना देते हैं। तो जो कॉन्स्टलेशन बनते हैं, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर,
उसमें से किसका नाम है बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि किसको कहते हैं? ओरियन को कहते हैं, अर्सा मेजर को कहते हैं या अर्सा माइनर को कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल जो बनता है, 7 तारों का समूह बनता है, अर्सा मेजर को कहते हैं। कौन सा कॉन्स्टलेशन है जिसको बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से जानते हैं? 7 तारों का अरेंजमेंट इस तरह से बनता है ना, 7 तारे इस तरह से होंगे, ऐसे करके बनता है, एक इधर पीछे की तरफ ऐसा होगा, इस तरह की शेप बनती है, चम्मच की तरह, स्पून की तरह बनता है अर्सा मेजर। 7 स्टार्स का अरेंजमेंट सप्तऋषि कहा जाता है। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके टीथ नहीं होते? टीथ नहीं होते। स्क्रीन ब्लैंक होने से पहले मैं ये बता रहा था कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कोई एग्जाम आ गया, उसके लिए जीएस में क्या करें? तो मैं ये कहना चाह रहा था वहां पर कि जीएस कोई भी पेपर हो, जितना जीएस आपने पढ़ा है वो काफी है। कोई सीजीएल की तैयारी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो और सिर्फ अपने लेक्चर दिखा देना या अपने नोट्स उसको दिखा देना, वो खुद ही बता देगा सफिशियंट है। क्योंकि जैसे कोई बच्चा मान लो कोई एग्जाम नहीं दे रहा और वो 6 महीने बाद उस एग्जाम की तैयारी करने जाए, तो उसे कैसे पता चलेगा कि जो जीएस उसने आरोहण पे पढ़ा वहाँ काम आ जाएगा? अपने आप से उसको मालूम नहीं चलेगा। 2 तरीके हैं, कोई तैयारी कर रहा हो पीसीएस की या सीजीएल की, वो आपके लेक्चर या नोट्स देख ले, वो बता देगा, या आप उसके पीवाईक्यू लगा लो तो पता चल जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जितना जीएस आपने पढ़ा है किसी भी एग्जाम के लिए काफी है। स्टेट एग्जाम में स्टेट लोकल ऐड करना पड़ेगा। यूपी बिहार में स्टेट ज्यादा आता नहीं, राजस्थान में काफी पूछता है, बाकी जीएस काफी है। बस पॉइंट वही है कि वो आप कंप्लीट कर पाए। तो स्क्रीन जो ब्लैंक हुई थी, मैं यही बात उस समय कह रहा था। टर्टल, जो टर्टल है, बर्ड्स है, टीथ वाले टॉपिक में बताया था हमने, बर्ड्स, टर्टल, टोड, इनके अंदर टीथ नहीं होते, इनमें टीथ नहीं पाए जाते। गैसेस और लिक्विड को कॉमनली हम क्या कहते हैं? बताया हुआ ये भी सवाल, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है। गैसेस और लिक्विड को हम क्या कहते हैं? गैसेस एंड लिक्विड, फ्लूड, गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूड है, दोनों ही फ्लूड है। एक सवाल मैंने आपको कल बताया था, मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, स्टेपस, इंकस, मेलस। स्टेपस का दूसरा नाम क्या था? स्टेपस का ही एक और नाम बताया था कल, स्टेपस का ही दूसरा नाम था स्टीरप। तो परेशान नहीं होना है, इसी बोन का दूसरा नाम स्टीरप है। इंकस जो बोन बताई है, अभी आप एक सवाल पीछे जो आया, एनविल, हैमर, ये नाम लिखे थे बोन्स के, कुछ और नहीं है, इसी बोन का दूसरा नाम है। इंकस का ही नाम है एनविल और मेलस का ही दूसरा नाम है हैमर बोन। अभी जो पीछे बोन वाला क्वेश्चन आया है, तो मिडल ईयर में 3 बोन होती हैं, स्टेपस, इंकस, मेलस, ये तीनों नाम बताए थे मैंने। इन्हीं के दूसरे नाम है, स्टेपस का ही नाम है स्टीरप, इंकस का नाम है एनविल और मेलस का नाम है हैमर। तो इस नाम से क्वेश्चन आ जाए तो कुछ और नहीं, यही सवाल है। सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्टेपस। पूरे बॉडी में सबसे छोटी बोन का नाम है स्टेपस। तो इन्हीं बोन के दूसरे नाम से सवाल आ जाए, एक ही बात है।
ये लिख लो जरा, दूसरे नाम भी लिख लो, क्वेश्चन एक दो बार देखा हमने, ये नाम यूज किए हुए हैं, नोट कर लीजिए। तो गैसेस और लिक्विड क्या है? फ्लूइड है। गैसेस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड के एग्जांपल है। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव एटम स्प्लिट करता है, टूटता है स्मॉलर एटम्स में, जब उससे न्यूट्रॉन टकराएंगे तो वो स्प्लिट होता है, ये कौन सी प्रोसेस है? रेडियो एक्टिव एटम कोई है, उसकी स्प्लिटिंग हो रही है जब वो लो एनर्जी न्यूट्रॉन से टकरा रहा है, तो टूटने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फिशन, न्यूक्लियर फिशन। टूटने का प्रोसेस है फिशन, जुड़ने का प्रोसेस है फ्यूजन। टूटना मतलब फिशन, जुड़ना मतलब फ्यूजन। ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमने एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन टॉपिक में ही पढ़ाया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 वाटर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये एक स्ट्रॉन्ग अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा राजा था जिसने अपने बेटा बेटी को बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था? कौन सा राजा था जिसने अपने बच्चों को बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था, इंडिया और उसके बाहर भी प्रमोट किया था बुद्धिज्म को? तो बेटा था महेंद्र वर्मन, लड़की थी संघमित्रा। बेटा बेटी का नाम भी लिखा हुआ है, महेंद्र लड़का था, संघमित्रा लड़की। कौन सा राजा था, इसके बच्चे का नाम महेंद्र और संघमित्रा? बुद्धिज्म को प्रमोट करने में लगा दिया था दोनों को अशोका ने। अशोका इंडिया में भी प्रमोट किया, इंडिया के बाहर भी। सिलोन, श्रीलंका को सिलोन बोलते थे, श्रीलंका वगैरह में भी प्रमोट किया था। सिलोन श्रीलंका का ही पुराना नाम, श्रीलंका का ही पुराना नाम शिलोन, वहां पे भी प्रमोट किया था। सिल्वर ब्रोमाइड अगर ब्रेक हो रहा है, सिल्वर अलग ब्रोमीन अलग, इसे कैसी रिएक्शन कहेंगे? पढ़ा हुआ है आपने ये। अशोक बिंदुसार का बेटा था, महेंद्र संघमित्रा जो थे वो अशोका के बेटे बेटी थे। सिल्वर ब्रोमाइड अगर ब्रेक हो रहा है, सिल्वर अलग ब्रोमीन अलग, तो इसको क्या कहोगे? डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोजिशन। ये कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन है। सिल्वर ब्रोमाइड टूट रहा है, सिल्वर अलग ब्रोमीन अलग, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ाई हुई है हमने, लास्ट के लेक्चर्स में देखोगे डिकम्पो टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ाई थी, उसी में था ये डिकम्पोजिशन। और बताया भी था मैंने कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल आता है, क्वेश्चन पूछता है। चेस में सबसे पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी इंडिया में? इंडिया में सबसे पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर चेस में एस विजयलक्ष्मी। सबसे पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर थी एस विजयलक्ष्मी। इंडिया में पहली फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर चेस में एस विजयलक्ष्मी। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? 1 करोड़ बार पढ़ चुके हो, सुपरसोनिक। कम हो जाए तो सबसोनिक, साउंड की स्पीड को पार कर जाए तो सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, और 5 मैक्स से ऊपर चला जाए तब हाइपरसोनिक कहते हैं। मेलाचाइट किसका ओर है? मेलाचाइट किसका ओर है, पढ़ चुके हो? कॉपर का ओर बताई हुई है। मेलाचाइट किसका ओर है? कॉपर का। कॉपर ओर है मेलाचाइट। मेलाचाइट, कुपराइट, मेलाचाइट, कुपराइट, ये सब और कॉपर के हैं।
इनमें से कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड मतलब सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, सब सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अनसैचुरेटेड। पढ़ा रखा है ये भी क्वेश्चन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लाइफ साइंस में पढ़ाया हुआ है, जब फैट वगैरह बताया था। तो एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अनसैचुरेटेड, और सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो डबल बॉन्ड अगर होगा तो वर्ड आएगा इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वर्ड आएगा आइन। तो इन या आइन ये तो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल हुआ। तो इन 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 यहाँ पे वर्ड है, ये क्या है? अनसैचुरेटेड। केवल एन वर्ड एक ही में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड सारे होंगे तो क्या आएगा? एन, ANE, एन। एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। तो एन एक ही में वर्ड आ रहा है, एन, मीथेन होगा आंसर। ये भी कई बार बता चुका हूं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंट क्या होगा? 2 ओम रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, एक एक ओम के आएंगे, एक एक ओम, डी। फिर एक सवाल आ गया रे डायग्राम पे, कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा, किस तरह का एसिड। देखो ये सवाल पढ़ा रखा है मैंने जीके करंट अफेयर में, स्पेस का जो टॉपिक है उसमें प्लेनेट के बारे में बताया था मैंने। तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सा एसिड मौजूद है, ये आप बताइए आंसर। जीके करंट अफेयर में स्पेस के टॉपिक में, स्पेस मैंने जहां शुरू किया था टॉपिक, प्लैनेट्स के बारे में बताया था, वहीं पर आंसर बताया हुआ है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कौन सा एसिड है। सीधा क्वेश्चन है क्लास का, वीनस के एटमॉस्फेयर में कौन सा एसिड मौजूद है? सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। बताया नहीं बताया क्लास में? पढ़े हो टॉपिक? प्लैनेट्स के बारे में जानकारी जब दी है वहां पे पढ़ा है टॉपिक, नहीं पढ़ा? स्पेस प्रोग्राम जहाँ स्पेस हमने जहाँ शुरू किया था, सन, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर एक एक प्लैनेट के बारे में चर्चा की थी, कहाँ पे कौन सी गैसेस वगैरह हैं, किस किस सॉलिड सरफेस है, कहाँ पर सॉलिड सरफेस है ही नहीं, बताया था ना। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, किसके पास सॉलिड सरफेस है और किसके पास सॉलिड सरफेस भी नहीं है, किसके कौन से मून है, ये सब बताया हुआ है। वीनस का एटमॉस्फेयर जो है सल्फ्यूरिक एसिड काफी है। विटामिन के का मेन फंक्शन, 1 करोड़ बार आ चुका सवाल, ये पुराने पेपरों में बहुत बार देख चुके। विटामिन के रट गया होगा अब तो आपको। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के का काम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान धोनी। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले कप्तान धोनी। एक ये सवाल बताओ, ये भी पढ़ाया हुआ है। ईस्टर जो होते हैं उसकी कैसी स्मेल होती है? ईस्टर टॉपिक जो पढ़ाया है उसकी पहली लाइन है, आपके नोट्स में देखोगे, ईस्टर जो पढ़ाया है उसकी पहली लाइन में लिखा है ईस्टर की स्मेल कैसी होती है। भैया तो ध्यान होगा, अच्छा या बुरा। ईस्टर टॉपिक पर जो डेफिनेशन में पहली ही लाइन में लिखा है, फ्रूटी स्मेल, प्लीजेंट स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल, फ्रूट लाइक। कौन सा फ्रूट है जिसमें मल्टी सीड नहीं होते, बहुत ज्यादा बीज नहीं होते? लीची। अनार में बहुत बीज होते हैं, एप्पल, पपाया। लीची में एक बीज होगा, सिंगल बीज, बहुत ज्यादा बीज लीची में नहीं होते, मल्टीपल सीड नहीं होते। हाँ, ईस्टर परफ्यूम वगैरह में यूज होता है, करेक्ट। मल्टी सीड लीची में नहीं होता। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 9। 7 हो गया, 9 हो गया, ये लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 10। पेपर नंबर 10 2019 का ही है, ये भी 11 साढ़े 12 शिफ्ट का। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन, ये मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन डे पढ़ाया नहीं है मेरा। 14 दिसंबर होता है वैसे, ये 14 दिसंबर होता है।
एनर्जी कंजर्वेशन क्लास में कराया नहीं मैंने शायद। ये डे कई सारे बताए हैं, ये वाला नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं कौन सी शेल में, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं? आउटर मोस्ट वाले, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उन्हीं को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल वाले को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एचआरडी मंत्रालय के द्वारा कौन सी स्कीम थी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए स्कूली बच्चों के, पूरे देश में स्कूली बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए कौन सी स्कीम? ये करंट का पुराना क्वेश्चन, शाला अस्मिता इसका नाम था। शाला अस्मिता अभी मतलब का नहीं है, करंट का उस समय का क्वेश्चन है। हाँ ये बताओ, ये ठीक सवाल है। इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि, रिपब्लिक के ऊपर हमने चर्चा की थी, इंडिया रिपब्लिक क्यों है? बोलो भाई क्या आंसर होगा। इंडिया को गणतंत्र क्यों कह रहे हैं हम, रिपब्लिक क्यों है? क्या इसका फीचर ऐसा दिख रहा है कि रिपब्लिक है? अरे यार सब भी आंसर कर रहे हो। मैंने गणतंत्र के लिए क्या आपसे ये बताया था, गणतंत्र का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री इलेक्ट होकर आता हो। उस लाइन को नहीं पिक कर रहे हो। ये भाई प्रेसिडेंट नहीं लिखा है, पार्लियामेंट लिखा है। इलेक्टेड पार्लियामेंट का क्या मतलब है? हेड ऑफ द कंट्री इलेक्ट होकर आता हो, तो प्रेसिडेंट थोड़ी लिखा है। ये हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट है, वो इलेक्ट होकर आता है, तो हम क्या है, रिपब्लिक है। इसका मतलब हैज नो हेरेडिटरी एलिमेंट। राजा का बेटा राजा वाला कंसेप्ट यहां नहीं है। नो हेरेडिटरी एलिमेंट, ये हेरेडिटरी एलिमेंट होता तो क्या मोनार्की सिस्टम में होता है, राजशाही में। मोनार्कियल सिस्टम जो होता है वहां हेरेडिटरी चलती है, राजा का बेटा राजा, है ना, एक ही फैमिली के राजा रानी इलेक्ट होकर नहीं बनते वो। रिपब्लिक में राजा का बेटा राजा नहीं, इलेक्ट होकर आएगा हेड ऑफ द कंट्री जो होगा। तो यूके वो रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि एक ही फैमिली से राजा रानी बनते हैं। हम रिपब्लिक है क्योंकि इलेक्शन होकर बनता है टॉप पोस्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमाद हसन, पार्लियामेंट तो सब इलेक्ट होकर ही आते हैं। या फिर बकवास बात कर रहे हो? मैंने ये पढ़ाया था क्या, पार्लियामेंट को लेकर रिपब्लिक बताया था क्या मैंने तुमको? तुम्हारे बोलने से गणतंत्र हो जाएगा चेंज डेफिनेशन? अरे मैंने कम से कम आधा घंटा खराब किया था इस टॉपिक के ऊपर। पार्लियामेंट में सब इलेक्ट होकर ही आएंगे, इस बात का कोई मतलब है? बकवास वाली बात कर रहे हो यार। रिपब्लिक शब्द का मतलब ही जब ये है हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड, पार्लियामेंट इलेक्ट से क्या मतलब है? उसका कोई लेना देना नहीं ना। फिर दोबारा पढ़वाओगे, पॉलिटी लग रहा है। हेड ऑफ द कंट्री जो होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए, इस शब्द का मतलब ये है। तो हेड ऑफ द कंट्री पार्लियामेंट है क्या? हेड ऑफ द कंट्री हमारे यहाँ पोस्ट कौन है हेड, भले उसको पावर हो या नहीं हो? प्रेसिडेंट, ये होगा ना हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट। ये बात ठीक है कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं, पर ये तो पूछ ही नहीं रहा ना, रिपब्लिक का इससे मतलब नहीं है। वो आपकी जो बात है लोकसभा में मेंबर इलेक्ट होकर आएंगे, राज्यसभा में इलेक्ट होके, वो दूसरी बात है। उस चीज का इससे करेक्शन थोड़ी बिठाओ। हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, वही आंसर भी इनका। फिर वही सवाल देखो, एशियन गेम पहली बार कहाँ हुए थे? 1951, इंडिया, नई दिल्ली। रिपीट है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच वैल्यू 4 से 5 के बीच है तो वीक एसिड, 7 के नीचे एसिड होता है, 4 to 5 के बीच में वीक एसिड, इसके नीचे आएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। 4 से 5 के बीच में वीक एसिड बोलेंगे। लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो किस एलिमेंट तक एप्लीकेबल रहा, कितने एटॉमिक नंबर तक एप्लीकेबल रहा, उसके बाद वो फेल करने लगा। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव
किस एलिमेंट तक, किस एटॉमिक नंबर तक वो एप्लीकेबल रहा, उसके बाद वो फेल करने लगा। बताया था सेम सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक नवीन। 20 कैल्शियम तक, 20 नंबर तक वो एप्लीकेबल रहा, उसके बाद फेल करने लगा, मतलब कैल्शियम तक वो ठीक था। डॉबर्नियर का जो प्रिंसिपल था, डॉबर्नियर का 3-3 का सेट बनाया था। न्यूलैंड ने 8-8 ऑक्टेव वाला लॉ यूज किया था। 20 के बाद वो फेल करने लग गया था। फिर मैंडलीव, फिर मोस्ले, पीरियड टेबल में ऐसे का डेवलपमेंट हुआ। किसने ये डिस्कवर किया था कि मॉस्किटो मलेरिया फैलाते हैं? मॉस्किटो मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार है, ये किसने बताया था? होमी जहांगीर भाभा का तो कोई मतलब नहीं इससे, न्यूटन का भी कोई मतलब नहीं, दो तो वैसे ही चले गए। मेरा सवाल और भी है, मलेरिया इसका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ये बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और मॉस्किटो का नाम है यहाँ पर, फीमेल मॉस्किटो ही कराते हैं बीमारी। जो मॉस्किटो इस प्रोटोजोआ को ले जाता है उसका नाम है एनाफिलीस, एनाफिलीस। और जो मलेरिया की दवा बनाई जाती है सिंचोना प्लांट से, एंटी मलेरियल ड्रग जो बनती है इस प्लांट के छाल से बनती है। एंटी मलेरियल ड्रग बनती है सिंचोना प्लांट के छाल से। तो रोनाल्ड रॉस जो था, इसने पता लगाया था पहले, रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था इसके बारे में। और दवा का नाम क्विनीन, वेरी वेरी गुड। इस दवा का नाम भी क्या है? क्विनीन, क्विनीन। सिंचोना प्लांट, इसकी दवा क्विनीन। अभी हाल ही में कोई कंट्री मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुआ है? 2 कंट्री इस साल में मलेरिया फ्री हो गए हैं, कौन कौन? इस साल में 2 कंट्री मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुए हैं, कौन कौन? इजिप्ट और, इस साल में 2 कंट्री मलेरिया फ्री हुए, एक है इजिप्ट, एक है कैबो वर्डे। पहले ये फ्री हुआ इस साल में, दूसरा इजिप्ट। पहले केबो वर्डे, उसके बाद इजिप्ट। सोनार का फुल फॉर्म बताइए। सोनार का फुल फॉर्म पढ़ाते टाइम कहा भी था कि फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आता है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ए। फूड एनर्जी को मेजर करते हैं किसमें? फूड एनर्जी को मेजर करते हैं कैलोरीज, कैलोरीज में। कौन सा भारतीय शहर है जिसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा सिटी है जिसको टाटा नगर भी कहते हैं? बता लेंगे लगभग सभी लोग। टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। और जिस पर्सन का नाम है टाटा, उनके नाम में भी वो वर्ड आता था, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा बोलते थे ना, जमशेदपुर। ब्लड सर्कुलेट करता है आर्टरीज से वीन में किसके द्वारा? छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? या आर्टरी को वीन से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? ऐसे बता दो। आर्टरीज को वीन से कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज, पढ़ाया था। आर्टरी को वीन से जोड़ता है कैपिलरीज। कुछ एलिमेंट के नाम आपने जो पढ़े थे,
तो एका वर्ड कर करके स्पेस छोड़ दिए गए थे, पढ़ाया था हमने। फिर एक टेबल जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि एका एका वर्ड लगा के कुछ स्पेस छोड़ दिए गए थे। तो कौन से एलिमेंट को एका बोरोन बोला गया था? कि जो एलिमेंट अभी नहीं पता लगे हैं, आगे खोजे जाएंगे, तो एका बोरोन किसके लिए वर्ड यूज किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन है। कौन से एलिमेंट को एका बोरोन नाम यूज किया गया था? बाद में जब वो एलिमेंट पता लगा तो पहले उसके लिए एका बोरोन वर्ड यूज किया गया था, स्कैंडियम के लिए। एका वर्ड यूज कर करके कुछ एलिमेंट के लिए नाम दे दिए थे जब वो खोजे नहीं गए थे। तो एका बोरोन स्कैंडियम के लिए कहा गया था। बाद में जब वो खोजा गया तो स्कैंडियम था यहां पर, स्कैंडियम। सिल्वर आर्टिकल अगर हवा में ओपन रख दिए जाएं तो कुछ समय में वो ब्लैक पड़ने लगते हैं। उस पर क्या क्या कंपाउंड बनने लगता है? क्या कंपाउंड बनने लगता है जिसकी वजह से वो ब्लैक पड़ने लगता है? पढ़ाया वो क्वेश्चन है, रिएक्शन भी बताइए। सिल्वर आर्टिकल ब्लैक पड़ने लगते हैं, क्या फॉर्मेशन होने लगती है? केमिकली क्या बनने लगता है? AgS नहीं, Ag2S। सिल्वर सल्फाइड Ag2S, ये वाला टिक करना है, Ag2S। और दोनों ऑप्शन देगा, ध्यान रखना, ये टिक करना है Ag2S। सिल्वर आर्टिकल ब्लैक पड़ने लगते हैं हवा में अगर रखे जाएं। कोरोजन वाले टॉपिक पढ़े होंगे। कौन से प्रेसिडेंट हैं जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे देश के? इनमें से कौन प्रेसिडेंट सबसे लंबे समय तक रहे? सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यकाल सबसे लंबा रहा। इसमें कौन सा फिनोमेना है जहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है? बता लोगे भाई? कौन सा फिनोमेना होता है जहां स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है? लाइटनिंग जो होती है, बिजली चमकना। इसमें से कौन सी बर्ड है जो अपने नेस्ट में अंडे नहीं देती? अपने नेस्ट में अंडे नहीं देती, कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसमें? कौन सा बर्ड है? कोयल है, गौरैया है, तोता या कबूतर? कोयल, तोता, गौरैया, कबूतर जो अपने नेस्ट में अंडे नहीं देता। बिल्कुल सही, कोयल करेक्ट आंसर है। कौन सा बांध कृष्णा नदी पर है? इसमें मैंने 2 रिवर और 2 नदी बताए थे, ज्योग्राफी में भी याद कराया था, कई बार बताया है। कृष्णा और कावेरी, ये 2 नदियों पे डैम पूछता है, कृष्णा कावेरी। तो कृष्णा नाम का डैम कृष्णा पर नहीं है। एक डैम है उसका नाम है कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर। तो कृष्णा नाम का डैम कृष्णा पर नहीं है, कावेरी पर है। और एक और डैम है मेटूर। कृष्णा पे 2 डैम ध्यान रखना, कृष्णराज सागर और मेटूर। और कृष्णा पे जो डैम है नागार्जुन सागर, कृष्णा पर है नागार्जुन सागर। और एक डैम है अलमाटी, अलमाटी डैम। तो नागार्जुन सागर और अलमाटी ये कृष्णा पर है, और कावेरी पर है कृष्णराज सागर और मेटूर डैम, मेटूर। ऐसे याद कराए थे दोनों। ये कृष्णा नाम का डैम कृष्णा पर नहीं है, कावेरी पर है। तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर और एक है अलमाटी।
नागार्जुन सागर अलमाटी कृष्णा, कावेरी पे कृष्णराज सागर मेटूर, लिखना लिख लो इसको। बाकी तो सारे डैम की लिस्ट पढ़ाई है विकास, यहाँ मैं कृष्णा रिवर की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी तो पूरे डैम की लिस्ट पढ़ाई हुई है, कौन कौन से डैम कहाँ हैं। यहाँ फिलहाल नागार्जुन सागर की बात हुई है इसलिए बताया हमने। दो डैम में कंफ्यूज होते हैं बच्चे ज्यादा, नागार्जुन सागर में और कृष्णराज सागर में। The force of attraction between two object of masses कैपिटल एम स्मॉल एम जो d डिस्टेंस पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ही फार्मूला है। ग्रेविटेशनल फोर्स वाला है कि दो मैसिव बॉडी हैं, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, t दूरी है दोनों के बीच में, तो फार्मूला क्या होता है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। तो दोनों मास का प्रोडक्ट होता है, दोनों मास का प्रोडक्ट लिया जाता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़े थे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यही पढ़े थे, जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। कोई कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, इसका नाम क्या होगा, C2H6O, क्या नाम होगा इसका, C2H6O। स्ट्रक्चर बना के देख लो, दो कार्बन है, कार्बन कार्बन, फिर हाइड्रोजन लगा दो, एक OH ग्रुप निकल रहा है, OH ग्रुप लगा हुआ है, देख लो कितने बनेंगे। यही बनेगा ना, 3 4 वैलेंसी, यहां भी पूरी यहां भी पूरी, 3 4 5 6, यही बनेगा। CH3 CH3 CH2OH, ये बनेगा। हाइड्रोजन 6 है, 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो डाई मिथाइल ईथर भी कह सकते हैं, इथेनॉल भी कह सकते हैं, डाई मिथाइल ईथर भी कह सकते हैं, डाई मिथाइल ईथर कह लो या इथेनॉल कह लो, एल्कोहल है ना, ये OH ग्रुप लगा हुआ है तो एल्कोहल है, तो डाई मिथाइल ईथर या इथेनॉल दोनों कह सकते हैं। How many atoms does a molecule of oxygen contain? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2, ऑक्सीजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, O2 फॉर्म में। तो ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें कितने एटम, 2 एटम कंटेन कर रहा है। O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के, 2 होंगे। ठीक है, चलो कंप्लीट। अब जितने क्वेश्चन हैं, अब काफी क्वेश्चन लगा चुके हैं, बार बार रिपीटेशन भी देखने को मिल रहा है, अब इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी पेपर आप सॉल्व करते जाइए। 10 पेपर हमने कर लिए हैं, बाकी पेपर सॉल्व करते जाइए, जितने क्वेश्चन लगाओगे याद भी रहेंगे ज्यादा क्वेश्चन, स्पीड भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब कल परसों क्वेश्चन वाला काम खत्म हो गया, कल परसों हमारा नए टॉपिक होंगे, करंट वगैरह में जो नए टॉपिक कुछ कराने थे मुझे कवर, कल परसों दोनों दिन करंट होगा, 29 को भी 30 को भी। 4 तारीख से 11 अवेलेबल नहीं रहूंगा जैसे मैंने बताया हुआ है, 4 से 11 दिसंबर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, और 29-30 आपका चलेगा वही जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट के जो नए टॉपिक हैं वो कवर करने हैं अभी। 29-30 2 दिन का शेड्यूल है करंट, फिर ये जब खत्म हो जाएगा तो राजस्थान की एक क्लास होगी फिर आने के बाद। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, कोई सवाल पूछना है पूछ लीजिए। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। उद्धव कदम यार, मतलब गजब बेवकूफी की बात है यार, यहाँ 29-30 लिख रखा है तो कल क्या तारीख है यार, तुमको डेट नहीं पता कल का। तो बेवकूफी नहीं कहूं तो क्या कहूं मैं, 29-30 को बोल रहा हूँ जीके एंड करंट अफेयर लिखा है बोर्ड पे, वो भी नहीं समझ पा रहे हो आप। आज 28 है, कल 29 ही है ना भाई। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।